नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम लोग कक्षा में उपस्थित हैं और जैसा कि आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उन महत्वपूर्ण पहलुओं में आज हम लोग चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की, उसके क्यों हो रहे हैं किसान आंदोलन, उनके कारणों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बढ़ते क्रम में यह भी जानने समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस प्रकार के जो आंदोलन हैं उनमें निसंदेह सफलता तो मिल रही थी, लेकिन सफलता दे कौन रहा था और सफलता का अभिप्राय क्या था, लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था और प्रतिफल क्या था। तो अगर हम जनजातीय आंदोलन को देखें या किसान आंदोलन को देखें तो किसी को अगर समस्या थी तो वो ब्रिटिश सरकार से समस्या थी, और समस्या का समाधान यदि ब्रिटिश सरकार कर देती है तो क्या इस बात को हम स्वीकार कर लें कि भारतीय जनमानस संतुष्ट हो जाता? ये अपने आप में बड़ा यक्ष प्रश्न है कि यदि ब्रिटिश सरकार उदारवादी हो जाती तो क्या हमारी आज़ादी का जो वर्ष है वो आगे बढ़ जाता, है ना। जहां तक ब्रिटिश सोच का सवाल है तो उसमें तो हम यही कह सकते हैं कि कोई भी देश यदि किसी अन्य देश को उपनिवेश बनाए हुए है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका जो स्वप्न है वो ये है कि ये जो जो भी देश है ये हमारा उपनिवेश लंबे समय तक बना रहे। ब्रिटिश सरकार किसी भी स्तर पे 200 वर्षों तक उनका जो कार्यकाल रहा है, किसी भी स्तर पे आप देखेंगे तो वो लिबरल नहीं दिखाई देती है, और जब जब हमने उससे लिबरल होने की अपेक्षा की है तब तब उसने क्रूर प्रत्युत्तर दिया है। चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे गांधीवादी आंदोलन हो, जब जब हमने अपेक्षा की कि वो कुछ उदारवादी रुख अपनाए तो उसने नहीं अपनाया। इन ऑल टोटल अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो चाहे जनजातीय आंदोलन हो चाहे किसान आंदोलन हो, अगर ये ब्रिटिश सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं और ब्रिटिश सरकार अगर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती है तो ये शांत हो जाते हैं। तो क्या इसी तरह से भारतीय समाज और उसकी दशा और दिशा इसी तरह से चलनी थी? तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में हमने एक महत्वपूर्ण चर्चा की थी कि क्रांति जब भी होती है जो व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होती है, उस क्रांति का जो सूत्रधार होता है वो मध्य वर्ग होता है। और अगर हम 18वीं शताब्दी के भारत को देखें और परिस्थितियों को देखें तो हमें उच्च और निम्न दो ही वर्ग दिखाई दे रहे हैं। मध्य वर्ग उतना बेहतर स्थिति में नहीं है, या मान लो कि मध्य वर्ग है लेकिन उतना उसको हम मध्य वर्ग के रूप में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो समाज का दायरा है वो कृषि पर इतना ज्यादा निर्भर है कि या तो हमें उच्च वर्ग दिखाई दे रहा है या निम्न वर्ग दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई भी हल्का सा समाज में उठता था तो वो सीधा अपने आप को सामंत और राजा के समान समझने लगता था। ऐसा हम लोग ने देखा भी है कि जो साहूकार महाजन
जैसे लोग हैं, जरा सा इनको अधिकार मिला राजस्व वसूली का, ये अपने आप को जमींदार बनाने में लग गए और बन गए। तो जो 7वीं शताब्दी की सबसे बड़ी समस्या थी वो थी मध्य वर्ग का ना खुलना। खुला ही नहीं था मध्य वर्ग हमारे यहाँ। लेकिन जब हम 19वीं शताब्दी में आते हैं तो धीरे धीरे हमें मध्य वर्ग दिखाई देने लगता है और उसकी हरकतें भी दिखाई देने लगती हैं। और फिर वो मध्य वर्ग जो है वो अपने ढंग से, जो उसकी समझ है, लोगों में चेतना का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करता है अपने स्तर से, अपने तरीके से। खैर, सबसे पहले हम लोग किसानों के समस्याओं पर दृष्टि डाल लेते हैं, उनसे जुड़े आंदोलनों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग चर्चा समाज सुधार में करेंगे। तो उसमें कुछ बड़े नाम आएंगे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ऐसे हेनरी विवियन डिरेजियो। तो जो मध्यवर्गीय चेतना हमें 19वीं शताब्दी में देखने को मिल रही है वो 18वीं शताब्दी में देखने को नहीं मिल रही थी। उसका आपने कारण अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अच्छा, अब जैसे हम लोग चर्चा करें किसान आंदोलन की, तो कमोबेश समस्याएं वही हैं, है ना, बस हल्का सा स्वरूप में परिवर्तन है। किसान आंदोलन जब भारत में होते हैं तो उनके पीछे भी तमाम प्रकार के कारण विद्यमान रहते हैं। उन कारणों में अगर हम लोग जाने का प्रयास करें तो कारणों में जाने से पहले हम लोग जरा किसानों को और उनकी अवस्था को थोड़ा समझ लेते हैं कि मूल समस्या कहां है और हमें किस तरह से किसान समस्या को देखना है, ठीक है। अच्छा, इस चीज पे हम लोग की बुद्धि खुलना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। 95-98% जो लोग हैं वो कृषि से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। कोई दाएं बाएं नहीं, सीधे तौर पर जुड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का समाज है। और ऐसे में जो किसान है, किसान शब्द का प्रयोग अगर हो रहा है तो किसान में आप इसको किसान तक ही शब्द को सीमित रखिएगा कि एक किसान है जिसके पास 2, 4, 10, 50 एकड़ जमीन है। मतलब वो जमींदार की या साहूकार महाजन वाले की बात नहीं हो रही, भाई किसान वो भी हैं, है ना। लेकिन उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में अपने आप को एक स्थान दे दिया और गतिविधियां अपनी करने लग गए। जैसे मध्यकाल में अगर हम बात करें तो सल्तनत काल में खुद मुकद्दम चौधरी जो थे, है ना, वो राजस्व उगाहियां करते थे। तो चौधरी साहब वो एक सरनेम ही बन गया। उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में जमींदार जागीरदार मुगल काल में दिखाई देने लग जाते हैं। जिनको जागीरें दे दी गई मुगल काल के समय, वो जागीरदार हो गए। और जिनको जमीनें दी गई उनके कार्यों के बदले या वेतन के बदले या किसी अन्य कारण से, तो वो जमींदार बन गए। लेकिन मध्यकाल की और आधुनिक काल की जो मूल किसान समस्या है, देखो उसको समझो, है ना। मूल किसान की जो समस्या है वो है सहयोग। जैसे वर्तमान समय में भी आप देखते हैं, है ना, आप महाराष्ट्र के विदर्भ का उदाहरण
ले सकते हैं, या अन्य क्षेत्रों में जहां कृषक आज भी वर्तमान समय में भी मान लीजिए सुसाइडल जो न्यूज़ हम लोग को मिलती हैं, उनकी जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो आज भी विद्यमान है। तो आज तो अंग्रेज नहीं है। यहां पर हम लोग किसी वर्तमान व्यवस्थाओं पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। हम लोग का मुख्य जो निगाह हम लोग की रहनी है वो रहनी है उनकी समस्या पर कि समस्या क्या है। तो समस्या है सहयोग की। समस्या पकड़ी कि किसान जो हैं, जो ये किसान है, ठीक है, इनकी समस्या, क्योंकि अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो सीधी सी बात है ये विद्रोह करेंगे। तो इनकी मूल समस्या क्या है? तो हम लोग ने क्या देखा कि इनकी मूल समस्या है सहयोग। सहयोग किसका? सहयोग सरकार का। अब कैसी भी सरकार हो, चाहे वो मुगल के समय मुगल सरकार हो और चाहे ब्रिटिशर्स के समय ब्रिटिश सरकार हो, है ना, समझना आराम से, ठीक है। तो स्थिति क्या थी कि अगर हम किसानों के समस्या में अगर जाएं तो हम मुगल काल में अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उस समय किसान समस्या ग्रस्त नहीं था। उस समय भी किसानों को समस्याएं थी, उस समय भी अकाल पड़ते थे, उस समय भी सूखा पड़ता था, बाढ़ आती थी, है ना, मतलब कुल मिला के फसल नष्ट होती थी, बीमारियां फैलती थी, सब प्रकार की समस्याएं थी किसानों के साथ, है ना। बरसात ज्यादा हो जाती थी, उससे भी फसल नष्ट हो जाती थी। तो फसल नष्ट या किसानों के नुकसान की अवस्थाएं हमें पहले भी हुआ करती थी और किसानों की समस्याएं ब्रिटिश काल में भी हुआ करती थी। अब देखो वही बात आ गई, ये सहयोग कि एक मानवीय विचारधारा है, एक मानवीय सोच है कि भाई हम सामने देख रहे हैं कि फसल नष्ट हो गई, तो किसानों के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाना है। इस क्षेत्र में हमें इस बार लगान नहीं वसूलना है। अब देखो ये हो गया सहयोग। तो इस प्रकार का सहयोग हमें यहां तो दिखाई देता है, लेकिन इस प्रकार का सहयोग हमें यहां नहीं दिखाई देता। कारण क्या है? जो भी हम लोग ने शुरुआत में चर्चा की, है ना, शब्दों को ध्यान से समझना है, ठीक है। मुगल काल में या पहले के कालों में एक किसानों में निश्चिंतता का भाव था। निश्चिंतता का भाव इस बात को लेकर था कि हमारी जमीन नहीं छीनी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट ही दिमाग में ना के बराबर था कि जमीन नहीं छीनी जाएगी साहब। क्योंकि जो सरकारें हैं, चाहे मध्यकाल हो चाहे प्राचीन भारत हो, क्योंकि उस समय की जो सोच है वो सोच औपनिवेशिक सोच नहीं है, वो भारतीय सांस्कृतिक सोच है। तो सांस्कृतिक सोच और औपनिवेशिक सोच में जमीन आसमान का अंतर है। भाई जब मैं इतना सक्षम हूं कि सामने वाले से मैं कर की उगाही करवा लूंगा सैनिक भेज के, तो जब मैं इतना सक्षम हूं तो मैं फिर यह भी देखूंगा कि सामने वाला नहीं दे सकता।
समस्या आ गई है, तो मैं नहीं भेजूंगा सैनिक। ये तो सांस्कृतिक सोच हो गई। लेकिन अब इसको अगर हम औपनिवेशिक सोच की बात करें ब्रिटिश काल में, तो उस समय सोच क्या है कि चाहे जितनी समस्या हो रही हो, भैया टैक्स तो हमें दो, क्योंकि हम यहां बने रहने के लिए तुमसे कर नहीं ले रहे हैं, हम वहां बने रहने के लिए तुमसे कर ले रहे हैं। ब्रिटेन में हम यहां की व्यवस्थाओं के लिए तुमसे कर नहीं ले रहे हैं, हम वहां की व्यवस्थाओं के लिए तुमसे कर ले रहे हैं, तो देना पड़ेगा। तो यही कारण है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि किसानों के साथ जब समस्याएं आई, उन समस्याओं में सहयोगात्मक रुख हमें इस काल में तो देखने को मिल जाता है, लेकिन इस काल में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि औपनिवेशिक सोच है। अभी आपको थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। औपनिवेशिक सोच, औपनिवेशिक सोच का जो मूल आधार है, वो आधार क्या है समझना, कि मातृ देश के प्रति मातृ देश के प्रति प्रेम भाव। मतलब जो कुछ भी करना है वो मातृ देश के लिए करना है, अर्थात ब्रिटेन। ये मर्म, ये मुद्दा समझ में आया? तो यहां पर जब ब्रिटिश काल के दौरान हम किसानों की समस्याओं को देखते हैं, तो ये जो समस्याएं हैं किसानों की, चूंकि सबसे बड़ा ग्रुप किसानों का ही है, तो हम उसको इस ढंग से समझ सकते हैं, है ना? दूसरा, अब इसको भी समझना कि जो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि किसान, इसको भी समझ लो कि जैसे किसान है ना, इसका पैतृक कार्य है, पैतृक कार्य और मातृभूमि, ये दो शब्द इससे जुड़े हुए हैं बुरी तरीके से, कि पुश्तैनी कार्य है और जो उसकी जमीन है वो उसकी मातृभूमि है, उसको मां समझ रहा है, मानता है, प्रेम करता है। ठीक है, अब जरा आप समझिए कि इस औपनिवेशिक सोच के दौरान हो क्या रहा है कि किसानों की समस्या में किसी भी प्रकार का सहयोगात्मक रवैया हमें यहां देखने को नहीं मिल रहा है। ये किसी प्रकार से सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये औपनिवेशिक सोच से चल रहे हैं, और औपनिवेशिक सोच है कि मातृ देश के प्रति प्रेम भाव, कि इंग्लैंड के प्रति प्रेम है, इंग्लैंड नाराज ना हो, भारत में किसानों की दुर्दशा चाहे जैसी हो, चाहे जितनी बुरी हो, दुर्दशा तो बुरी ही होती है, दशा चाहे जैसी हो, है ना, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनका एकमात्र उद्देश्य है लाभ कमाना और लाभ पहुंचाना। उस लाभ कमाने और पहुंचाने में जो किसान है, उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि उसका जो पैतृक कार्य है, या जो उसका कह लो अनुवांशिक कार्य है ना, अनुवांशिक रूप से उसे जमीनें मिलती चली जा रही हैं घर परिवार की, और वो खेती किसानी कर रहा है, और जो भूमि उसे खिला रही है ना, तो मानव तो
तब से लोक परलोक में लगा हुआ है, जब उसे खेती तक नहीं मालूम थी, है ना। तब से वो आस्था से जुड़ा हुआ है। तो ये तो इस समय तो बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है, हर प्रकार के धर्म का अनुभव हो चुका है। तो भूमि जो उसे उसका पेट पाल रही है, परिवार पाल रही है, तो उसके प्रति उसका लगाव होना कोई बुरी बात थोड़ी है, गलत बात थोड़ी है, उचित है बिल्कुल। जो रोटी देगा उसके प्रति अगर हम आस्था व्यक्त कर रहे हैं, उससे अगर हम प्रेम कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो आपकी पवित्र सोच है। लेकिन अंग्रेज भारत में इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में रहना है। वो भारत में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत को लूटना है, और वो भी अपने लिए नहीं। तो भैया, जब तुम अपने मातृ देश के लिए प्रेम भाव रख सकते हो, तो हम अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम भाव क्यों नहीं रख सकते? रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे साहब। लेकिन अब तुम्हारी जो नीतियां हैं, तुम्हारे जो प्रोग्राम हैं, जो तुम लागू कर रहे हो, उससे समस्या क्या पैदा हो रही है कि जो हमारा मूल कार्य है वो खत्म हो रहा है ना। और हम अपनी ही भूमि से बेदखल हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम करों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर किसान जो है वो पृथक हो रहा है, उसको पृथक किया जा रहा है उसकी भूमि से। तो क्या नाराज नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा? अभी जबरदस्ती कोई व्यक्ति, ना वो सरकार है ना वो सरकार का मुलाजिम, और कोई व्यक्ति अगर आके मुझे मेरे घर से मान लो निकाल देता है, और कहता है तुमने फला फला टैक्स नहीं पे किया, तो टैक्स पे नहीं किया ये बात सही है, लेकिन घर से निकालोगे ये कहां से उचित है? फिर तो ये तय है ना कि तुम चाहते ही नहीं हो कि हम टैक्स पे कर पाए, क्योंकि जब छत होगी तभी तो करके भुगतान की सोचेंगे। अगर तुम घर ही छीन लोगे तो फिर तो गया सब। तो यहां पर किसान यदि भूमि से पृथक हो रहा है और इस चीज को अंग्रेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी जमीन छीने ले रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किसान बेदखल हो रहा है, उसका परिवार नष्ट हो रहा है, उसकी जमीन हम छीने ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो चाहते थे कि भारत में गिने चुने भूस्वामी रहें, बाकी सब सीमांत कृषक मजदूर, कृषक मजदूर। और वो जो यूरोपीय व्यवस्था, जिस व्यवस्था से उबर रहा था यूरोप सामंतवादी व्यवस्था से, उस व्यवस्था में ब्रिटेन भारत को लाना चाहता था, और उसने लगातार यही प्रयास किया कि भारत में केवल दो ही वर्ग बने रहें, एक उच्च और एक निम्न। इसलिए वो लोगों को बिल्कुल काटने में लगा हुआ था कि उनको जहां तक संभव हो लोगों को कृषिहीन करो। उसकी नीतियां तो यही दर्शा रही हैं, है ना। अत्यधिक करों की वसूली, और कर किसान दे नहीं पा रहा है। तो अगर किसान कर नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब कि बेदखली तय है, जो यहां नहीं थी यहां होने लग गई बेदखली। बेदखल, अरे किसान तो किसान, जब जमींदारों को नहीं छोड़ रहे हैं अंग्रेज,
उनकी जमींदारी छीने ले रहे हैं, नीलाम किए दे रहे हैं, तो नियम कानून तो उनके कठोर हैं ही, ठीक है। तो ये जब पृथक होगा, ठीक है, तो भैया आप ये मान के चलो कि वो क्रांति तो करेगा। देखो एक बात हमेशा याद रखो कि क्रांति होती कब है। क्रांति होती है जब किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से नीचे लाया जाता है। जैसे किसान है, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है कि चाहे जो भी हो, हमारे पास जो 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, जो भी हो, हमें साल भर की रोटी का हमारा जुगाड़ हो जाता है। भले ही वो रोटी हम एक कटोरी में पानी और नमक मिला के खा लें, लाल मिर्च मिला के खा लें, प्याज से खा लें, कम से कम रोटी पेट में चली तो जाती है। यहां इस स्थिति तक किसान आंदोलन नहीं कर रहा। वो क्रांति तब कर रहा है जब वो अधिकार भी छीन लिया गया, वो जमीन ही चली गई। तो अब तो वो तैयार है क्रांति के लिए, बस क्या है उसे अंदर समझ होनी चाहिए। क्योंकि अगर समझ नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इनका विरोध भी किया जा सकता है। तो विरोध करने की भी उसके अंदर समझ होनी चाहिए, और यह समझ क्रमशः भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं में ब्रिटिशकालीन हमें क्रमशः देखने को मिलती है। समझ में आया? तो जब ये पूर्व की स्थिति से नीचे जाएंगे और फिर जब इन्हें समझाया जाएगा कि हां, इनका भी विरोध हो सकता है, आओ मिलकर विरोध करें। किसान अत्यंत सीधा होता है। अगर उसकी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है, तो वो शांति से अपना जीवन जीता रहेगा। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा कि इतना, हे भगवान, इतना हो जाए कि इन लोग का कुछ जीवन बन जाए। तो जब इस प्रकार की चीजें उनको सड़क पे ला दिया जाएगा, तो सीधी सी बात है कि स्थितियां नियंत्रण में तो नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इन्हीं आधारों पर आइए देख लेते हैं कि जैसे हम लोग चर्चा करें आर्थिक कारण। अब आपको यह समझ में आएगा कि ब्रिटिश जो रीजन है ना, वो क्यों है और उसके पीछे छिपे कारण क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि पहला आर्थिक कारण कि भू राजस्व। अब देखो, अब इस पे हमें कुछ नहीं बोलना है, आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं कहना, क्योंकि आपको मर्म समझ में आ गया। अब इस पे हमें कुछ बोलने की जरूरत है आर्थिक कारण। तो भू राजस्व का अधिक होना किसान आंदोलनों का एक सीधा साधारण मामला है। अच्छा, दूसरा, जमींदार, साहूकार, अंग्रेज, इन सब के द्वारा किया जाने वाला शोषण। केवल करों को लेकर शोषण थोड़ी है। शोषण तो इस बात का भी है कि जो हम कह रहे हैं वो पैदा करो। शोषण तो इस बात का भी है कि तुम जो पैदा करना चाहते हो, तुम्हें वो पैदा नहीं करना है।
तुम खाद्यान्न की कह रहे हो, हम तुमसे कह रहे हैं नहीं गन्ना उगाओ, नकदी फसल उगाओ। तुम खाद्यान्न उगाना चाहते हो, हम तुमसे कह रहे हैं नहीं नील उगाओ। और किसान भी मजबूर है, कुछ किसान मजबूर हो गए। उनको लगा कि कर चूंकि ज्यादा है, तो नकदी फसलों का, अगर हम नकदी फसलों को पैदा करते हैं तो उनका मूल्य चुकाकर कर के बोझ से हम छुटकारा पा सकते हैं। है बात समझ में आ गई? तो जो शोषणात्मक प्रकृति है वो, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, यह शब्द का प्रयोग किया जाता है, कृषि का वाणिज्यीकरण। अब आपके दिमाग में एक बात लगातार घूम रही होगी, है ना, मातृ देश के प्रति प्रेम। क्योंकि हम लोग मर्म उसका निकाल लिए हैं, है ना, कि ये सब गतिविधियां अंग्रेजों के सहयोग से हो रही हैं, क्योंकि उनको उनको लाभ नहीं चाहिए, वो तो व्यवस्था का हिस्सा है, व्यवस्था तो ब्रिटेन की है ना। तो अब यहां कृषि का जैसे वाणिज्यीकरण, तो कृषि का वाणिज्यीकरण होगा तो निश्चित तौर पर दबाव पड़ेगा, खाद्यान्न की कमी आएगी, किसान जिसके पास 10 बीघा जमीन है वो 5 ही में काम करेगा, क्योंकि वो मन से कर ही नहीं रहा, जमीनें खाली पड़ी रहेंगी। क्योंकि उसको भय है कि अगर हम खाद्यान्न करेंगे तो ये तो नष्ट कर देंगे फसल, मेहनत बेकार हो जाएगी, तो इससे अच्छा करो ही ना। वो लोग प्रेशर डाल रहे हैं, नहीं करना है, तो भैया हम करे दे रहे हैं। तो बेमन से अगर काम करेगा तो उतना खुल के काम थोड़ी करेगा, तो उससे जमीनें खाली, खाद्यान्नों की कमी, और खाद्यान्नों की कमी होगी तो ये समस्या जुड़ जाएगी कल को अकाल की, सूखे की। और इस सूखे की समस्या के दौरान खाद्यान्न पहले से नहीं है, पहले से कम है, तो हजारों लाखों लोग मरेंगे, और मरे, आप भी जानते हैं। तो कितना कितना पॉजिटिव शब्द है कृषि का वाणिज्यीकरण। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषक कृषि का वाणिज्यीकरण कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। किसी के पास 18-20 बीघा जमीन है, उसमें वो एक छोटा सा हिस्सा गड्ढा खोद के पानी भर के उसमें मत्स्य पालन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कमाई हो रही, क्योंकि उसे मालूम है कि जो लाभ होगा वो लाभ पूरा मुझे मिलेगा, सरकारों का फुल सपोर्ट रहता है। वो खाद्यान्न तो पैदा कर ही रहा है, और जिस टाइम पे खेती नहीं हो रही है, सरकार से मान लीजिए पानी का सपोर्ट मिल गया, तो वो उन फसलों को भी पैदा कर रहा है जिनको वो नहीं कर पाता था, नकदी फसलें। तो किसान, अगर किसान को सुविधाएं दी जाएंगी तो निश्चित तौर पर वो अपने लाभ की सोचेगा, और किसान अगर अपने लाभ की सोचेगा तो अल्टीमेटली
होगा तो देश का लाभ, क्योंकि किसान, कृषक और कृषि व्यवस्था ये पूरे देश में फैली हुई है। सीधी सी बात। अब कंपैरिजन हुआ। सहयोग, देखो पकड़े रहे ना उस शब्द को, वो मास्टर की है सहयोग। मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जहां नहीं मिल पाता है वर्तमान समय में, आप वहां की भी स्थितियां देख रहे हैं। जहां कहीं भी चुनाव होता है, किसानों के कर्ज माफी की बातें नहीं आ जाती हैं, तो क्यों नहीं आप इसको भी जोड़ेंगे अपने लेखन में? लिंक करिए, बिल्कुल होगा, है ना? तो उस समय की अव्यवस्थाएं और आज की व्यवस्थाएं, कुव्यवस्था, सुव्यवस्था, है ना? तो कितना पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे जब हम लोग इसे पढ़ते हैं तो इसको नेगेटिव के रूप में पढ़ते हैं। यही मातृ देश के प्रति प्यार, ये अंग्रेजों का सहयोग नहीं, ये अंग्रेजों का असहयोगात्मक रवैया है किसानों के प्रति। ये बात समझ में आई? क्लियर है ना? और अकाल आदि के समय भी करों की वसूली, है ना? ये सब तो हम लोग खैर समझ ही रहे हैं, है ना? अच्छा, हमको बुरा इस बात का नहीं लग रहा था कि तुम अकाल के समय कर वसूल रहे हो, मतलब ये तो बुरी बात थी ही, लेकिन करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो नीम चढ़ा पता है क्या था? नीम चढ़ा व्यवस्था ये थी कि इतनी बड़ी अव्यवस्था हो रही है, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, है ना? और एक लंबे समय तक आपके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है कि हम अकाल नीति बना लें। तो अकाल नीति के प्रति उदासीनता, बड़ा हास्यास्पद लगता है। हालांकि हम लोगों ने मास्टर की से समझ लिया है कि इनकी विचारधारा क्या थी अंग्रेजों की, लेकिन पढ़ते समय तो हमें ये चीजें हास्यास्पद लगेंगी कि नहीं लगेंगी? बताएं, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो सामाजिक कारण। हमने क्या बोला कि किसान एक ऐसा शब्द है जो वो पूरे उस समय पूरे भारत को प्रदर्शित कर रहा है। क्यों गांधी जी धोती कुर्ता, आगे चल के तो उन्होंने कुर्ता भी त्याग दिया, पहन के टहला करते थे? क्योंकि वो विश्व को ये बताना चाहते थे कि मैं जिस देश से आ रहा हूं वो एक किसान प्रधान देश है, और ये अंग्रेज हैं, और ये दशा है हमारे यहां के किसान की। ये उनका मैसेज था। नहीं, बर्मिंघम पैलेस में कौन जाता है फटी धोती पहन के? क्यों वहां के जो कंजर्वेटिव लीडर्स हैं वो चिढ़ रहे थे?
क्योंकि वो जान रहे थे कि ये इस वेशभूषा में क्यों आए हैं। ये सबसे बड़े लोगों को ये जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। नहीं, अंग्रेजों का बस चले तो जो गवर्नर जनरल हैं या भारत सचिव थे उस समय, है ना, वो तो टिप टॉप लोगों को ले जाए बढ़िया सूट वूट पहना के, टेबल पे बातचीत हो, राउंड टेबल पे, ऐसा वैसा, बस हेलो हाय, है हु, इंडिया वापस। अंग्रेजों ने कहा है हम देखेंगे, करते हैं कुछ। और भ्रष्टता तो उन सब में थी। गांधी जी भी ये बात जानते थे कि चाहे गवर्नर जनरल हो और चाहे ब्रिटेन के महाराजा महारानी हो, चाहे पीएम हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबको पता है। लेकिन गांधी जी जानबूझ के जाते थे क्योंकि छपेगा, न्यूज छपेगी, वितरित होगी। तो जो हमारे आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, अगर वो विदेशों में जाएंगे तो उन्हें सहयोगात्मक रुख अपनाया जाएगा। तो गांधी जी की हरकतों से तो स्वयं ब्रिटेन विरोधी माहौल तैयार हो रहा था, आप भी समझते हैं। खैर, तो कहने का आशय है कि अगर हम किसान को पकड़ लें तो उससे उससे भारत की दशा बताई जा सकती थी। वर्तमान समय में भी अच्छी खासी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी अगर हम पूरे भारत के किसानों की स्थिति का जायजा हम ले, है ना। अच्छा, यहां क्या था दूसरे बिंदु में कि अंग्रेज अंग्रेजों का भारतीय समाज में हस्तक्षेप, अंग्रेज भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर रहे थे, है ना। अब अगर समाज, समझना, समाज क्या है, दुखी, दुखी है। तो भैया ये बताओ कि ये समाज किससे मिलकर बन रहा है। किसान दुखी, आगे बात समझ में। तो भैया समाज दुखी तो किसान दुखी, क्योंकि हर चीज तो किसान से जुड़ी है ना। और अंग्रेजी नीति, जिसे आप धन निकासी के रूप में भी कह सकते हैं, अंग्रेजी नीति भारतीय उद्योगों का नाश कर रही थी। तो पता लगा XYZ गांव से निकल के शहर गए थे, वहां शिल्प और हथकरघा में अपने हाथ आजमा रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बच्चे शहरों में पढ़ रहे थे। और जब इनका नाश हुआ तो वो लौट के घर आ गए। जब लौट के घर आएंगे तो सीधी सी बात है
पहले भी किसान थे, जब लौट के घर आएंगे फिर एक बार किसान हो जाएंगे। जमीन पे बोझ पड़ेगा, लौट के घर आ रहे हैं तो उसके परिवार के जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं वो भी परेशान, वो पहले से परेशान, ये नए नए परेशान, अब सब आके इकट्ठा हो गए, अब सब परेशान। तो ये चीजें हैं, ऐसे समझाओ, है ना। तो उद्योगों का पतन एक बड़ा रीजन है ना। अच्छा, उसी आधार पर अगर हम देखें तो जो राजनीतिक कारण के तौर पे जो हमें सबसे बड़ा कारण दिखाई देता है वो कानून व्यवस्था, है ना। ये पक्षपाती थी, बायस थी। अगर किसान को कोई समस्या है और जेन्युइन समस्या है, वास्तविक समस्या है, अगर वो अगर वो अगर उसको वास्तविक न्याय या सही न्याय मिले तो वो जीत जाए। लेकिन न्याय करने वाले यूरोपीय, जिनके खिलाफ किसान हैं वो यूरोपीय। तो जब सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो कौन सुन रहा भाई किसानों की? कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। न्याय की मांग करने वाला किसान है, भारतीय, है ना। न्याय देने वाला यूरोपीय है ना। न्याय कहां से होगा? बताइए। नोट किया? नोट कर लेना, ठीक है। किसान समस्याएं जो चल रही हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो किसान समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं उन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों हम 18वीं 19वीं शताब्दी में कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, 20वीं शताब्दी में भी कष्ट सह रहे हैं या सहते रहे? किसानों के संगठन बनने के बावजूद भी अंग्रेजों ने बहुत रियायतें नहीं दी। 20वीं सदी में तो विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध के बाद एक आर्थिक संकट का काल आया, मदद के नाम पे कुछ नहीं है। कोई कमीशन बना दो, इनको बहला फुसला दो, गेम ओवर।
खैर चलिए क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो क्रम में आगे बढ़ेंगे तो कुछ विद्रोह हैं, उनकी मूल भावना को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे नील विद्रोह है ना, 1859-60, है ना। 1857 की जो क्रांति हुई है ना, ठीक बाद एक ऐसा विद्रोह हो रहा है जो बड़ा विद्रोह है, और निश्चित तौर पर यह एक सफल विद्रोह के रूप में भी देखा जा सकता है। आइए देखें मातृ देश के प्रति प्यार, समझना इसमें भी आपको दिखाई देगा मातृ देश के प्रति प्यार कैसे। देखो नील पैदा करने के लिए कहा जा रहा है, नील पैदा करने का किसानों पर दबाव, है ना। अच्छा क्यों? जैसे ही तुम क्यों का उत्तर ढूंढोगे वैसे ही मातृ देश के प्रति प्यार निकल आएगा। ढूंढना, क्योंकि वो मास्टर की हैं, उनको बेस बनाकर सारे काम हो रहे हैं। तो जब मान लीजिए कोई समस्या समझ में नहीं आ रही है, तुरंत मास्टर की लगाओ, किसान सहयोग, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अंग्रेज मातृ देश के प्रति प्यार, कोई ना कोई हल निकल आएगा, है ना। वो मास्टर कीज हैं। खैर अब देखो यहां पर मास्टर की लगा दी तो यहां पर निकल आया हल, क्या कि अंग्रेज चूंकि अमेरिका से अन्य देशों से व्यापार करते थे, तो 1860 के आसपास अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाता है, समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ब्रिटेन हमेशा इस बात को लेकर सजग रहता है कि जैसे ही उसके व्यापार वाणिज्य को हानि होने लगेगी तो उसे उस हानि की पूर्ति करनी है। तो अगर अमेरिका युद्ध में व्यस्त हो गया है और अमेरिका से अगर हम कोई सामान मंगा रहे हैं, अब वो नहीं आ पा रहा, तो उसकी पूर्ति देखो, इतने उपनिवेश हैं, कोई तो बनाएगा, कहीं ये भारत। तो मारपीट के बंगाल में नील की खेती। अच्छा इसी तरह का उनका मामला बिगड़ा था अंग्रेजों का कि ये मान लीजिए ये यूके, इधर आओगे इंडिया, इधर जाओगे चाइना, ठीक है। अब ये तीन है, देखना मातृ देश के प्रति प्यार, कि यूके का उपनिवेश इंडिया है, ठीक है, और ये चाइना है। अब यूके और चाइना के बीच जो ट्रेड हो रहा है ना, इस ट्रेड में चाइना का ज्यादा या चाइना के पक्ष में है, ब्रिटेन के पक्ष में नहीं है। क्यों? क्योंकि चाय वगैरह चाइना से इंपोर्ट हो रही है, तो वो क्या करेंगे कि इंडिया में चाय के बागान खरीदना शुरू कर देंगे और यहां चाय की खेती शुरू हो जाएगी। तो चाय की आपूर्ति यहां से हो जाएगी, समझना। तो कुछ अंतर, पहले से कुछ अंतर आ जाएगा। फिर भारत से, अब चूंकि चाइना में ये अफीम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, और अफीम पैदा यहां कराएंगे भारत में, तो भारत से एक्सपोर्ट होकर अफीम यहां जाने लगेगी, करवा ये रहे हैं। तो इनका ऐसे हो जाएगा और इनका छोटा हो जाएगा। दिमाग देखिए आप। तो ये जो ट्रायंगल का इन्होंने खेल किया, इसको देखिए, मातृ देश के प्रति प्यार, क्लियर है।
अच्छा, दूसरा कि सहयोग, समझना। फिर देखो एक महत्वपूर्ण कि इसको भी जरा ध्यान से समझना है। जैसे किसान है, ठीक है, किसान मान लीजिए कि इस पर ऋण का बोझ है, तो किसान की समस्या क्या हुई? ऋण का बोझ। हम्म अब अगर यह समस्या है तो इसे सहायता मिलनी चाहिए, समझना। इसे सहायता मिलनी चाहिए। अगर सहायता नहीं मिलेगी तो इसकी जो जमीन है वो जब्त हो जाएगी, है ना। जमीन जब्त, खेल खत्म। किसान हुआ करते थे, अब तो मजदूर हैं, ठीक है। और अंग्रेजों ने दिमाग क्या खेला कि एक जो ददनी प्रथा थी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ददनी का मतलब अग्रिम संविदा, है ना, मतलब पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्री कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कि कुछ राशि देकर उनसे इकरार करा लिया कि तुम फला चीज पैदा करोगे, और जो हम लोगों ने पढ़ा था, अब किसानों को लगेगा कि ये उनकी सहायता हो रही है, उनका सहयोग हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद ही उनको समझ में आ जाएगा, ये भैया ये तो सहयोग नहीं था, ये तो असहयोग था, ये तो हमको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन किसान तो किसान, सीधा तो सीधा, शुरू में इनके प्रभाव में आ गया। अच्छा, नील की खेती, मातृ देश के प्रति प्यार वहां पहुंचानी है, नील की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। कपड़ा रखा है भाई, नील चाहिए हमें, पैदा करो पैदा करो। कहा अच्छा अच्छा। अच्छा, नील की खेती लगातार करो तो उतनी जमीन बंजर, और अगर अंग्रेज जबरदस्ती कर रहे हैं तो किसान नाराज। अरे भैया, इतनी लगातार ना कराओ कि हमारे खेतें बेकार हो जाएं। खेत बेकार हो जाएंगे, कल को तुम मना कर दोगे हमें नील नहीं चाहिए, तो तुम्हें नील नहीं चाहिए, यहां तो खेत बर्बाद हो गया। अब खेत को हम छोड़ें 4-5 साल के लिए, उसकी देखभाल करें, धीरे धीरे उपजाऊ उपजाऊ हो, और तब तक हम क्या करेंगे? इससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो मात्र देश के लिए कर रहे थे। ये बात भी समझ में आ गई। यही कारण है कि जब विद्रोह होता है, ठीक है, तो नील विद्रोह में नेता सामने आते हैं, मध्यवर्गीय नेता आते हैं। उन मध्यवर्गीय नेताओं के होने से, और चूंकि मातृभूमि वाला मुद्दा था किसानों का, बोला ना कि पूर्व की स्थिति से नीचे गए थे, तो ये आंदोलन जबरदस्त करेंगे। तो अंग्रेजों को, अच्छा, अभी अभी 1857 की क्रांति हुई, बंगाल में उसका प्रभाव अभी तक था।
बट ऑब्वियस है कि जो किसान हैं, जो आंदोलनकारी हैं, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ऐसे नाम आप पढ़ते हैं, तो सरकार को दबना पड़ेगा। और सरकार स्पष्ट रूप से ये निर्देश जारी कर देती है कि किसी भी किसान को नील की पैदावार के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अंग्रेज थे बहुत चालाक, तो वो बंगाल वाला जो एरिया था वहां से खिसक के इधर आ गए बिहार साइड। 1917 में चंपारण में विवाद चल रहा था, क्योंकि इनका एरिया, उस एरिया में तो आंदोलन हो गया, सब शांत हो गए, तो ये अब दूसरी जगह जुगाड़ में लग गए। अब यहां आंदोलन होगा तो फिर यहां देखा जाएगा। तो गांधी जी जब आंदोलन करते हैं तो वहां फिर अंग्रेज परास्त होते हैं, लेकिन वो लगे लगातार रहते हैं, इस बात को समझो, है ना। तो ये महत्वपूर्ण। ठीक है, इसी तरह का पावना विद्रोह आपने सुना है, आप लोग पढ़ते हैं, है ना। पावना विद्रोह जो 1873-76 वाला, ठीक है। यहां पर जो किसान है वो जमींदारों के विरुद्ध, है ना, जमींदारों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध अहिंसक विद्रोह, विद्रोह क्या, विरोध कर लो, है ना। क्योंकि ये वो हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, है ना। कुछ बुद्धिजीवी मध्यवर्गीय, आप देखो ना कि इसको भी सफल बनाने में बुद्धिजीवी, ये शब्द नोट कर लेना, बुद्धिजीवी मध्य वर्ग, है ना। इसका मुख्य कार्य क्या था, क्रांति की समझ विकसित करना। अंग्रेज यही तो चाहते थे कि ये जो बुद्धिजीवी मध्य वर्ग बन रहा है, अंग्रेजों का समझना, अंग्रेजी नीति, अंग्रेज जानते थे कि ये काम करेगा, ठीक है। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि ये जो वर्ग है इसको हम अंग्रेजी सिखा दें। अब देखो पिक्चर क्लियर हो गई एकदम, कि इसको अगर हमने अंग्रेजी सिखा दी, ठीक है, तो अगर हमने इसको अंग्रेजी सिखा दी तो ये वर्ग जो है वो अंग्रेजी भाषा बोलेगा। और जब अंग्रेजी भाषा बोलेगा तो इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी नीतियों का समर्थन करेगा। और अगर अंग्रेजी नीतियों का समर्थन करेगा तो ये वाला काम नहीं करेगा। मतलब कितना बड़ा गेम प्लान था, अब आप इसको समझ रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोक था अंग्रेजों का, मास्टर स्ट्रोक। अगर वो इस काम में सफल हो जाते तब तो बहुत बड़ी कहानी हो जाती, एक अलग ही धारा में चीजें बह जाती। खैर, धन्य हो हमारे राष्ट्रवादियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, है ना, ऐसा नहीं होने दिया।
मिलजुल कर उन्होंने कार्य किया, है ना। तो इन परिस्थितियों में भी अंग्रेजों को दबना पड़ा, है ना। काश्तकारी अधिनियम पारित होता है, ये हो रहा है ना, इसलिए ये हो रहा है। वो अधिकार सुरक्षित रखे गए, है ना, ये ध्यान रखना। 1885, ठीक है, इसको नोट कर लो। डन। इसी तरह का देखो दक्कन विद्रोह है, उसमें भी हमें इसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं 1875 में, है ना। अब देखो इसका मूल कारण क्या है, इसका मूल कारण है कि अंग्रेजों ने जो नीति बनाई थी, अंग्रेज कृषि नीति, है ना, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, तो जो अंग्रेजी कृषि नीति, हाँ ठीक है, तो जो अंग्रेजी कृषि नीति थी उसमें जो रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी और जो महालवाड़ी सिस्टम था, है ना, उस सिस्टम ने क्या किया था कि दक्कन जैसे क्षेत्रों में, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में उन्होंने साहूकार और महाजन, ठीक है, इनकी जमींदार जैसी हैसियत हो रही थी, जमींदार की तरह बनते जा रहे थे। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, बनते जा रहे थे, मतलब एक नया जमींदार वर्ग खड़ा हो रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप जो है वो किसानों का शोषण कर रहा था, क्योंकि इन्हें बंगाल की पूरी कहानी मालूम थी कि किसानों का किस तरह से शोषण किया जाता है। सीधी सी बात है, सबको पता है भाई वहां क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, ठीक है। अब यहां जब किसान विद्रोह करते हैं तो इन्हीं लोगों के जो रजिस्टर हैं, है ना, वो जला दिए जाते हैं। विद्रोह युद्ध स्तर पे होता है, और जब विद्रोह युद्ध स्तर पे होता है तो अंग्रेज सरकार झुकती है और उसे फिर एक कानून पास करना पड़ता है ना। और फिर जब वो कानून पास करती है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम, तो किसानों को राहत प्रदान की जाती है और कहा जाता है कि किसान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है। और इसी प्रकार के जो विद्रोह हैं वो हमको 20वीं शताब्दी में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप चाहें उसमें चंपारण का मामला उठा लें, बिहार के, है ना, चाहे आप खेड़ा का मामला उठा लें गुजरात में, जिसमें गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया। यहाँ आपको पता है तिनकठिया पद्धति को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। 3/20वें भाग पर नील की खेती आवश्यक। अब देख रहे हो बिहार में, बंगाल से व्यवस्था खत्म है। राजकुमार शुक्ला जी जो एक जमींदार थे, लेकिन अच्छी सोच विचार वाले थे, तो वो किसानों का साथ दे रहे थे। गांधी जी से बार बार कहकर वो गांधी जी को आखिरकार ले ही गए। तो इन स्थितियों से हमको क्या मालूम चलता है कि भले ही यहां पर तिनकठिया पद्धति हो, 3/20 भाग पर नील पैदा करनी है ना, भले ही ये गलत है ना, लेकिन जब गांधी जी, अंग्रेज तो करेंगे करेंगे क्योंकि उनका तो मातृ देश के प्रति प्यार है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम कैसा क्या सोच रहे हो, इन चीजों से उन्हें कोई लगाव नहीं है ना। उसी तरह से खेड़ा में जो जन समस्या सामने आ रही थी, है ना, कि यहां पर सूखा के कारण फसल नष्ट हो गई। अंग्रेजों का मातृ देश के प्रति प्यार है, भैया टैक्स दो, टैक्स में कमी नहीं की जाएगी। गांधी जी कहें अच्छी बात है, एक तरफ किसान मर रहा है, दूसरी तरफ तुमको टैक्स की पड़ी है ना। क्या हम दिलवा रहे टैक्स, क्या करो सत्याग्रह। आ जाते हैं गांधी जी, सत्याग्रह, झूठ नहीं, गलत बात नहीं, है ना। ठीक है, उसी प्रकार का एक बारदोली है, इसमें वल्लभ भाई पटेल साहब हैं। ये 1917 का है, ये 1918 का है। ठीक है, ये 1928 का है। अब बारदोली में भी वही समस्या, वल्लभ भाई पटेल किसानों की बात रखते हैं, कर के बोझ से, कर का बोझ बढ़ गया है। जब ये शामिल होते हैं तो सबसे बड़ा और अच्छा प्रभाव के इसमें महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी थी। महिलाओं ने भागीदारी की, है ना। दूसरा कि इस आंदोलन ने जो आगे आने वाला जो सविनय अवज्ञा है, सविनय अवज्ञा का आधार प्रदान कर दिया, है ना। समझना इसको, यहां जरा 2 मिनट ध्यान से सुनना
कि मुख्य मुद्दा इस बात का है कि आप जो कुछ भी देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि 19वीं शताब्दी में जो किसान परेशान है, 20वीं शताब्दी में किसान परेशान है, तो परेशान कौन है? किसान। और अगर किसानों को यह विश्वास हो गया कि ये अमुक व्यक्ति है जो हमें हमारी समस्याओं के समाधान तक ले जाएगा, वो कोई भी हो, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग किसान है। इसीलिए गांधी जी जो हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, उनको सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा वर्ग उनके पीछे था। अन्य जो आंदोलनकारी थे, चाहे वो उन्होंने हिंसा का प्रयोग किया हो, चाहे अहिंसा का प्रयोग किया हो, सब बेहतरीन थे, लेकिन उनके तत्कालीन परिस्थितियों में वो अपने उद्देश्यों में सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनके द्वारा जिस वर्ग को समझाया और सिखाया जा रहा था, उस वर्ग की संख्या ही कम थी। अब जैसे मान लीजिए हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, बटुकेश्वर दत्त, इन सबका अगर हम, चंद्रशेखर आजाद, इन सबका अगर हम लोग नाम लें, तो आप जरा सोचिए कि इनकी बातें, अब बताइए, अगर भगत सिंह समाजवादी समाज की बात कर रहे हैं, बताइए जो हल चलाने वाला किसान है उसके समझ में कैसे आएगा? कैसे जुड़ेगा? आंदोलन से कैसे जुड़ेगा? वो भी क्रांतिकारी आंदोलन जिसकी उसको समझ नहीं है। तो अन्य सभी प्रकार के, चाहे क्रांतिकारी भाई हों जिन्होंने हिंसा का माध्यम चुना हम लोगों के सराखों पे, क्योंकि उनका जो जो उनके साधन और साध्य की बात है, तो चूंकि साध्य उनका स्वतंत्रता था, मातृभूमि की स्वतंत्रता था, तो हम लोग के सराखों पे तो हमेशा ही है, भले उन्होंने किसी भी साधन का प्रयोग किया हो, चाहे वो हिंसा हो चाहे अहिंसा हो। लेकिन अन्य से भिन्न गांधी जी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गांधी जी द्वारा जो भी गतिविधियां की गई, उन सभी गतिविधियों में आप देखेंगे कि जो यूनिटी किसानों में अब तक नहीं थी, वो गांधी जी के बाद आना शुरू हो जाती। उन्होंने एक प्रकार से इंडिया को यूनाइट कर दिया था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का किसान जो है वो यूनाइट था, एक भारत श्रेष्ठ भारत के मुद्दे पे चल रहा था। और जरा सोचिए कि क्या इस समय किसान संगठन नहीं बने? बिल्कुल बने, किसान संगठन बने। अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन तक हुआ, अवध किसान सभा बनी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे आपके स्वामी सहजानंद हो, श्रद्धानंद हो, तमाम प्रकार के नेता इन संगठनों से जुड़े। लेकिन किसान संगठन बनने के बावजूद फॉलो सब गांधी जी को कर रहे थे कि अगर गांधी जी ने कुछ कह दिया तो सब पीछे पीछे, क्योंकि वो इन सब संगठनों से भी ऊपर थे। तो ये जो आंदोलन है, इन आंदोलनों की जो मुख्य और बड़ी विशेषता है वो यही है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना। नोट किया?
ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, तो कहने का आशय कि हम लोगों ने किसानों की समस्या देखी, उनके समाधान पे चर्चा करी और उसकी मूल भावना को भी देखो हम लोगों ने समझा। तो जो भी किसान आंदोलन है, अब आप उन्हें अगर हल्की सी दृष्टि से भी देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी कि आंदोलन क्यों हो रहा है, किसान की जो समस्या है उसकी सहायता हो रही है कि नहीं, और जो अंग्रेज हैं वो जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब हम लोग आगे एक मुद्दे को चर्चा करने जा रहे हैं, वो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। अब इसकी भी मास्टर की पकड़ लेना, ठीक है। मास्टर की पकड़ लोगे तो सारी चीजें एकदम पानी की तरह समझ में आ जाएंगी। इसकी हेडिंग डालो। अब देखो, अगर हम 1800 से 1900 की बात करें, ठीक है, आराम से समझना, ठीक है। इस टाइम पीरियड में अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में हमें जो नाम दिखाई देते हैं उन नामों में जो निश्चित तौर पर बड़े नाम हैं, है ना, जैसे राजा राम मोहन राय, जैसे हेनरी विवियन डेरेजियो, है ना, जैसे हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम ले सकते हैं, है ना, जैसे हम केशव चंद्र सेन का नाम ले सकते हैं। उनकी वजह से तमाम प्रकार के संगठन बने, नई नई सोच आई। अब जरा समझना है इसको कि अब जैसे मान लीजिए हम किसी एक हीरो को उठा लें, मान लीजिए हम राजा राम मोहन राय को उठा लें, ठीक है। समझना कि इस प्रकार के व्यक्तित्व तो हमारे इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे। आधुनिक भारत के इतिहास में इस प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि देखो कि क्या राजा राम मोहन राय के समझ नहीं थी, क्या राजा राम मोहन राय इस प्रकार के भाषण नहीं दे सकते थे जिससे वो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। क्या वो आंदोलन के माध्यम से देश में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते थे। क्यों राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की बात करते हैं, क्यों राजा राम मोहन राय रूढ़िवादिता का विरोध करते हैं, क्यों राजा राम मोहन राय स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, क्यों राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध करते हैं, क्यों राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद की बात करते हैं, क्यों राजा राम मोहन राय आडंबरों का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्यों राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते हैं।
समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। बहुत हल्की, बहुत छोटी सी मास्टर की है, और इसको थोड़ा सा समझना, तो आपको जो 19वीं शताब्दी के शुरुआती चरण के जो विचारक हैं, उनकी मूल भावना आपको समझ में आएगी कि वो क्या कर गए, ठीक है। तो अगर हम राजा राम मोहन राय को देखें और इनकी अंग्रेजी शिक्षा को हम अगर पकड़ लें कि इन्होंने क्यों अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, क्या इनको किसानों की दुर्दशा नहीं दिख रही थी? यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है ना। क्यों राजा राम मोहन राय, तत्कालीन भारत को अगर हम बांटें तो हम लगभग 98% और 2% में बांट सकते हैं, है ना। ये हो गए कृषक, है ना, ये हो गए अन्य कार्य करने वाले, है ना, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या अन्य। तो राजा राम मोहन राय ने इनको टारगेट ना करके इनको टारगेट किया। बताइए ऐसा क्यों किया? हम लोग इसमें विषय प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा मूल भावना समझ लो तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो, अगर हम तत्कालीन भारत की बात करें, 19वीं सदी के भारत की बात करें, ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जैसे जो लोग थे, इनके द्वारा जो कार्य किया गया और इनके द्वारा जिस 2% को 2% के लिए इन्होंने जो अपना जीवन न्यौछावर किया, अंग्रेजी शिक्षा के बिहाफ पर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, इसकी, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा का किसानों से कोई लेना देना नहीं, ये सब उनके सामाजिक कार्य हैं, वो तो एक सही बात है ना। लेकिन जो उनका मूल कार्य है जिसके लिए, मतलब जिसमें वो पहचाने जाते हैं, जिसके वजह से हम लोग कहते हैं कि राजा राम मोहन राय का मतलब है पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, क्योंकि समाज सुधार की बातें तो सभी लोग कर रहे थे, उसमें समाज सुधार की बात तो अंग्रेज भी कर रहे थे। जो इनकी सबसे स्पेशल चीज है वो ये है कि अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। तो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन इनके द्वारा इसलिए किया जा रहा था कि वो एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे, राजा राम मोहन राय, जो अंग्रेजी में शिक्षित हो, और यही वर्ग आगे जाकर राष्ट्रीय भावना का उत्थान करे। बात समझना। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक चर्चा करी कि किसान से चाहे उसके पशु छीन लो, चाहे उसका मकान छीन लो, चाहे उसका जमीन छीन लो, कुछ भी छीन लो, वो विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि उसको विरोध का वी तक पता नहीं है। वो रो रहा है, कष्ट सह रहा है, भूखा सो रहा है, उसका परिवार भूखा सो रहा है, लेकिन वो विरोध नहीं कर रहा साहब, क्योंकि उसको विरोध की समझ नहीं है। तो राजा राम मोहन राय जैसे जो व्यक्तित्व हैं, वो चाहते ये थे कि एक ऐसा भारतीय सामने आए जो अंग्रेजी में शिक्षित हो और वो वैश्विक क्रांतियों को पढ़ पाए। क्योंकि अगर राजा राम मोहन राय अपने से ये कार्य करते तो देश के बहुत कम लोगों को वो टच कर पाते। तो उन्होंने बीज का काम किया कि जब इस बीज से पेड़ बनेगा, शाखाएं निकलेंगी, तो वो शाखाएं, और जब उनमें फूल पत्ती लगेंगे तो वो छाया देगा। तो इन राजा राम मोहन राय का जो मेन पर्सपेक्टिव था वो था
एक ऐसा जनमानस तैयार करना, जो एक ऐसा जनमानस तैयार करना जो अन्य जनमानस को, बाकी के जनमानस को यह समझा सके कि तुम्हारे साथ गलत क्या हो रहा। क्योंकि राजा राम मोहन राय को पता था कि भारतीयों को अभी सही और गलत के मायने तक नहीं पता। हम इनसे कैसे कहें कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है, क्या उसकी वैल्यू है। तो जो सबसे बड़ी देन है वो 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक हमारे नेता थे, समाज सुधारक थे। क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि ये जो हम पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहे थे, ये जो पुनर्जागरण चल रहा है, ये समाज और धर्म को बेस बनाकर ही चल सकता था। ये यूरोपीय पुनर्जागरण नहीं है कि साहब वहां पर वैज्ञानिक सोच होगी, आविष्कार होंगे, भौगोलिक खोजें होंगी, उन आधारों पर पुनर्जागरण होगा ना। कैसे करें हम कल्पना। तो हमें तो अपने ही मूल्यों से पुनर्जागरण करना था। तो हमारे मूल्यों द्वारा किया गया पुनर्जागरण ही सामाजिक धार्मिक आंदोलन का कारक है। जागो, जागो, तुम्हें जगाना है। ये बात समझ में आई? अब आई बात समझ में? अब मास्टर की पकड़ में आ गई? ठीक, अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। देखो, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो कारण हैं, ठीक है, अब इसके अगर हम लोग कारण को पकड़ें, ठीक है, तो पहले कारण में जो सबसे बड़ी बात है, अब देखो मास्टर की पकड़ में आ गई, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कारण में कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है। अब देखो ये शब्द आ गया, अब आपको ये बुद्धिजीवी वर्ग समझ में आ रहा है ना। और ये बुद्धिजीवी वर्ग क्या करेगा? ये पाश्चात्य व्यवस्थाओं का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करेगा। कि जो दो चार लोगों की बुद्धि खुल गई है, अगर ये अंग्रेजी विरोध करता ये वर्ग, तो उनको मालूम था कि सहयोग कोई करेगा नहीं, अंग्रेज हमें जेल में और डाल देंगे। आई बात समझ में? तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के हां में हां मिलाकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति की। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंग्रेज नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका प्रयोग हो रहा है, उनका उपयोग हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये पाश्चात्य व्यवस्थाओं का अपने हित साधने के लिए प्रयोग कर रहा है। क्लियर है ना? इस समय जो समाज सुधार के, सामाजिक धार्मिक सुधार के जो कारण है, उसमें कानून, कानून भी
कारक हैं। ठीक है कि अगर हमें कोई कुप्रथा को समाप्त करना है, जैसे सती प्रथा, राजा राम मोहन राय की भाभी सती हो गई थी, उन्हें बड़ा बुरा लगा, तो बिल्कुल पीछे पड़ गए बेंटिंग के, लॉर्ड विलियम बेंटिंग से कह के उन्होंने मिलकर नियम 17 के तहत 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, मतलब संवैधानिक प्रावधान के तहत गैर कानूनी घोषित करा दिया। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद जो ईसाई मिशनरी हैं, ठीक है, ईसाई मिशनरी सीधी सी बात है, वो अपने धर्म का प्रचार कर रही थी। ठीक है, तो अगर ये अपने धर्म का प्रचार कर रही हैं तो भारतीय भी जागृत होकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। बोलो हाँ या ना, है ना, नोट करते चलना, है ना। इसके साथ साथ जो प्रेस है, पत्र पत्रिका हैं आदि, इनके माध्यम से इस बात को लोगों के सामने रखा जाएगा कि क्या सही हो रहा, क्या गलत हो रहा, है ना। मतलब एक तरफ अंग्रेजों का सहयोग भी और दूसरी तरफ उन्हीं का दुष्प्रचार भी। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। इस प्रकार का बुद्धिजीवी वर्ग ब्रिटिश टाइम पीरियड में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, संभवतः इसीलिए अंग्रेज इस बात को समझ नहीं पाए। उनको लगा ही नहीं कि इस वर्ग द्वारा जो किया जा रहा है उसका आगे आने वाले 50-60 सालों में, 70 सालों में क्या अंतर देखने को मिलेगा। इस समय जो आधारशिला रखी जा रही है, इस समय बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा बुद्धिजीवी वर्ग को जो अंग्रेजों के प्रति शिक्षित किया जा रहा है कि ये शैतान है, उसी का प्रतिफल है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन रही है। बात समझे, ये इन्हीं सब चीजों का प्रतिफल है। और अगर सोचिए जरा 2 मिनट के लिए कि राजा राम मोहन राय जैसे लोग, हेनरी विवियन डिरेजियो जैसे लोग अगर खुलकर अंग्रेजी विरोध करने लग जाते, सोचिए क्या नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। क्या अपने आप को लोगों के सामने अच्छे विचारों के साथ खड़ा नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, योग्य थे, बुद्धिजीवी थे, कहीं योग्यता में कमी नहीं थी। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस सिद्धांत पर चले। 2 दूनी 4, दूनी 8,
दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 256, 516, जो भी है। नहीं, ये पॉइंट समझ में आ गए? नोट कर लिया? चलिए, अच्छा, इसमें कुछ सांस्कृतिक कारणों का भी योगदान है ना? कि जो प्राच्यविद थे, इसमें अंग्रेज भी थे, है ना, भारतीय भी थे, तो जो प्राच्यविद थे लेकिन थे बुद्धिजीवी, ये ध्यान रखना, मास्टर की आपके पास है, ये गलती ना करना, है ना। जो प्राच्यविद थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीय अतीत के गौरव का गुणगान किया। टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, क्योंकि जब अतीत के गौरव का गुणगान करेंगे तो इसका प्रतिफल क्या निकलेगा? प्रतिफल ये निकलेगा कि जब लोगों को यह बताया जाएगा, जैसे मान लीजिए आजकल का माहौल ही आप देख लीजिए, है ना, कि किसी भी धर्म को आप उठा लीजिए, अगर उस धर्म के से संबंधित वीडियो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाए, है ना, तो आप उन्हें ध्यान से देखने लगते हो, ये सुन लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि फला धार्मिक ग्रंथ में क्या कहा गया है। आपको यह पता है कि धार्मिक ग्रंथ का नाम यह है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि इसमें है क्या। आप ये जानते हो जो भी है अच्छा है, लेकिन जब आप ये सुनने लग जाते हो कि इसमें क्या है, तो आपकी आस्था उससे जुड़ना शुरू कर देती है। और फिर जब आपसे धीमे से कहा जाएगा आओ इधर, यही काम तो करना है, इसका प्रचार प्रसार करना है, तो आप सहर्ष जुड़ जाते हो कि हाँ ये तो बढ़िया चीज है, हमें तो पता ही नहीं था इतनी बढ़िया बढ़िया बातें इसमें है। दिमाग देख रहे हैं, मतलब यूनिक दिमाग लगाया गया उस समय, है ना, प्राच्यविदों द्वारा। ठीक है, अच्छा, इसे इसे गति इसलिए भी मिली क्योंकि इसे गति इसलिए भी मिली, मतलब इस चीज को गति इसलिए भी मिली क्योंकि जाति एवं धर्म की श्रेष्ठता का अंग्रेज लगातार गुणगान कर रहे थे अपनी, है ना, कर रहे थे। इससे भी भारतीय नाराज थे। ठीक है, क्लियर है। और एक कारण जो हम लोग लगातार जानते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्थाओं
अंग्रेजी हस्तक्षेप। हस्तक्षेप है ना। अब जैसे मान लीजिए अंग्रेज अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं, भारतीयों के कहने पे कर रहे हैं, है ना। राजा राम मोहन राय के कहने पे सती प्रथा बंद किए दे रहे हैं, नरबली प्रथा बंद कर रहे हैं, बाल विवाह रोकने की बात कर रहे हैं, विधवा विवाह की बात कर रहे हैं कराने की। तो इस आधार पर भी बुद्धिजीवियों ने इसका भी अपने हित में प्रयोग किया और एक वर्ग को समझाने का प्रयास कि देखो हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़। बहुत ही बेहतरीन यहां पर हमें चीजें बुद्धिजीवियों द्वारा दिखाई देती हैं। नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो अंग्रेज हैं, ठीक है, अंग्रेजों ने जो गतिविधियां की और उस गतिविधियों में बुद्धिजीवियों द्वारा जो गजब प्रयोग किया गया अंग्रेजों का सामाजिक धार्मिक उद्धार के लिए, वो प्रयोग तारीफ के काबिल है। अब आपको चीजें स्पष्ट हो गई होंगी कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन की उपादेयता क्या है और क्यों और कैसे ये हो पाया। यही कारण है कि जब 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है, 20वीं शताब्दी जो है, उसमें जो हमारे अंदर स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद, मानववाद की जो विचारधारा पनपी, उसका बीज ये समय था 1800 से 1850। एक वैचारिक तौर पर हम लोग इसको समझ सकते हैं। स्पष्ट है, क्लियर है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। विचारशील बने रहिए। इतिहास विचारों का दस्तावेज है। विचार होंगे तो आप अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।